हेलो, नमस्कार शिक्षक बंधुओं। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और आज मैं अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं। जी हाँ, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं और ये चारों भाग हमारे रिमीडियल क्लासेस अर्थात कमज़ोर बच्चों को कौन सी टेक्निक से पढ़ाया जाए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही जवाब है भाग 1 में, चूंकि पहले ही भाग में दिया गया है। अगला प्रश्न 3 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ये कक्षा 3 से 8 के लिए तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न 4 है, कक्षानुरूप अधिगम न प्राप्त होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति एवं वातावरण, यानी उसका पृष्ठभूमि है, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति है दूसरा कारण। तीसरा है बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, यानी शिक्षा जो है बाल केंद्रित न होना। और सबसे जो अहम है वो है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। ये 4 मुख्य कारण हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताए गए हैं। प्रश्न 5 है, लर्निंग आउटकम एवं आकलन का उल्लेख ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही जवाब है भाग 2 में। जी हाँ, भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं उसके आकलन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है भाग 2। प्रश्न 6 है, सीखने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपने ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी बच्चे को जोड़ घटाना सिखा दिया, कोई बच्चा बाजार जाता है और अपना हिसाब स्वयं लगा लेता है, तो इसका मतलब है वो उसने व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग कर, यही सीखने का प्रतिफल है। प्रश्न संख्या 7 बहुत आसान है, आरंभिक परीक्षण कब करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही आरंभिक परीक्षण कर लेना चाहिए। प्रश्न 8, कक्षा 6 का आकलन प्रपत्र बनाने में किस कक्षा की दक्षताओं से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा कक्षा 1 से 5 तक, यानी जिस विषय का बनाना है 1 से 5 तक की उस विषय की सभी विषय दक्षताएं पूछनी चाहिए। प्रश्न 9, आकलन प्रपत्र किन कक्षाओं के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है कक्षा 3 से 8 तक के लिए प्रपत्र बनाए जाते हैं, चूँकि कक्षा 1 और कक्षा 2 में लिखित प्रपत्र नहीं बनाए जाते। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है, कक्षा 3 से 8 तक के लिए ही आकलन प्रपत्र बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आकलन प्रपत्र बनाया जाता है उसमें प्राइमरी के लिए अलग क्वेश्चंस होते हैं और जूनियर के लिए मतलब अलग क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो प्राइमरी होती है उसके लिए कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 25 प्रश्न होते हैं। ये हमको याद रखना है। और इसमें भी प्रश्न अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अगले वाले प्रश्न में कवर करने वाले हैं। प्रश्न 11 अच्छा प्रश्न है,
आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा हम सभी अध्यापक बंधुओं को ये आकलन प्रपत्र बना करके लर्निंग आउटकम को चेक करना होगा, इसलिए ये सभी को आना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो कक्षा 3 से 5 तक होते हैं इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 5 जो है आत्मनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कक्षा 6 में 6 से 8 तक जो है 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। प्रश्न 15, प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितने अंकों का होगा? तो आपने इसके पहले देखा कि कक्षा प्रारंभिक स्तर जो है कक्षा 3 से 5 तक उसमें 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसलिए 15 तियाँ 45 यानी उसका जो पूर्णांक होना चाहिए वो 45 अंक का होगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो यानी 45 अंक का पूर्णांक यहाँ पे रहेगा, चूँकि यहाँ पर प्रश्न 15 है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, इसलिए 15 तियाँ 45। प्रश्न 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितने अंकों का होगा? चूँकि यहाँ पर बता चुका हूँ इसके पहले प्रश्न 25 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसलिए यहाँ पर 25 तियाँ 75 यानी पूर्णांक जो है वो 75 अंकों का होगा। प्रश्न 14, कि आरंभिक परीक्षण के उपरांत कापियाँ कितने दिनों में चेक हो जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ये कापियाँ आपको तुरंत ही चेक करनी है, यानी ये 2 दिन के अंदर 100% चेक हो जानी चाहिए, ऐसा मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा 15 है, प्रारंभिक परीक्षण के बाद बच्चों को कितने समूहों में बांटा जाता है? तो इसका सही जवाब है इन्हें 3 भागों में बांटा जाएगा और वो भाग होंगे A, B और C, यानी 3 ग्रेडों में बांटा जाएगा। और वो ग्रेड कैसा बनेगा वो अंकों के आधार पर बनेगा, जिसे हम आपको अगले प्रश्न में बताने वाले हैं। प्रश्न 16, समूह A, B, C का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तो इसमें हम जो हमारा पेपर होगा उस पेपर के आधार पर हम A, B, C के हिसाब से उनका बंटवारा करेंगे। तो मैं यहाँ पर चलिए प्राइमरी का बंटवारा आपको करके बता रहा हूँ कि A में रखेंगे 21 से 45 अंक पाने वाले और B में 16 से 20 अंक पाने वाले, और ग्रेड जो C होगा यानी भाग जो C होगा उसमें 0 से लेकर 15 अंक पाने वाले बच्चों को रखेंगे, जिससे पता चल सके किस में कितनी मेहनत हमें करनी है। प्रश्न संख्या 17, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा? सबसे महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में ही जो ध्यानाकर्षण शिविर होगा वो 50 दिनों का होगा और इन्हीं 50 दिन में हमें ये सारी प्रक्रियाएं जो ऊपर बताई जा रही हैं, चाहे वो आरंभिक परीक्षण इत्यादि, कर लेना है। अगला प्रश्न है 18, कक्षा शिक्षण रणनीतियाँ एवं तकनीकी ध्यानाकर्षण के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब है ये भाग 3 में वर्णित हैं, कक्षा शिक्षण एवं रणनीतियाँ। प्रश्न 19, प्रत्येक शिक्षक सप्ताह में कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें बच्चों की बैठक व्यवस्था बदल सकता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे या बीच में कर सकता है। और अगली हमारी तकनीक है कि आप रोचक प्रस्तावना बना सकते हैं, और अगला है उनसे सभी से प्रश्न पूछ सकते हैं विभिन्न प्रकार के, और अगला है TLM का अधिक से अधिक प्रयोग हम कर सकते हैं, और अन्य बहुत सी तकनीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है, बच्चों को कैसे बिठाना चाहिए? तो यहाँ पर
मॉड्यूल में बताया गया है। और हम लोगों को याद भी रखना है कि बच्चों को अर्धचंद्राकार या फिर गोले में बिठाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक का ध्यान रह सके, उसे देख सके, वार्तालाप कर सके, समान दूरी पे रहे और उससे अधिक से अधिक बात और उसको सक्रिय बना सके। इसलिए उसको जो है गोले में बिठाना चाहिए या फिर अर्धचंद्राकार में बिठाना चाहिए। तो आज के ये प्रश्न हमारे कैसे लगे, इसके लिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।